नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल oneexam.in पर। मैं भरत सिंह राठौड़। आज अपनी जो सीरीज़ है एमसीक्यू सीरीज़ है, उसी एमसीक्यू सीरीज़ में चौथा लेक्चर में लेके आ रहा हूँ। #4 है ये आपके सामने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे ही मैं सारे लाता रहूँगा, एक एक टॉपिक के ला रहा हूँ, तो थोड़े से कम हो सकते हैं एमसीक्यू, लेकिन टॉपिक वाइज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैनेजमेंट के जैसे मैं 50-60 दे दूँ एक साथ में, इससे अच्छा तो टॉपिक वाइज दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भी लाते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आपके सामने दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज प्रिंसिपल यानी मैनेजमेंट जो प्रबंध के सिद्धांत है, उसके कुछ एमसीक्यू उसको अपन देखते हैं। क्लास मेरी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, और आज अपन उसके एमसीक्यू करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यू आज की दिन का शुरू करते हैं, वो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर, यानी मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है और प्योर साइंस के सिद्धांत है, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है सिचुएशन बाउंड। क्या है? सिचुएशन बाउंड। चार ऑप्शन देख लेते एक एक। सबसे पहले वेग मतलब अस्पष्ट है। क्या ये कारण है इन दोनों में जिसमें कि वो अस्पष्ट है, यानी अस्पष्ट का मतलब एकदम क्लियर नहीं, अनक्लियर है, नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरा रिगिड यानी कठोर है, नहीं कठोर का तो कोई कारण नहीं बनता। इजी टू लर्न है, क्या ये कारण है कि इन दोनों में डिफरेंस है? नहीं, ये कारण है कि इन दोनों में डिफरेंस प्योर साइंस के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में डिफरेंस के कारण, सबसे मुख्य कारण है कि ये क्या है, ये जो है अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ये सिचुएशन बेस्ड है, किसी सिचुएशन पे बेस्ड है। हर सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये एक कठोर नहीं हो सकते, फ्लेक्सिबल होते हैं। जो कि इसमें क्या है, इसमें यह है जो प्रिंसिपल प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो सिचुएशन बेस्ड नहीं होते, वो तथ्य पर बेस्ड होते हैं, वो हमेशा तथ्य पे बेस होता है। तथ्य यानी कोई फैक्ट आपके सामने होगा तो फैक्ट पे बेस होंगे, अदरवाइज नहीं। यानी इसको कोई चीज़ को प्रूव कर सके तो ही फैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सिचुएशन में वो अलग नहीं होते, वो फिक्स होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल हमेशा फिक्स होता है, हर सिचुएशन में प्रिंसिपल वही लगेगा, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिचुएशन वाइज सिचुएशन क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो कहने का मतलब ये सिचुएशन बॉन्ड है, सिचुएशन के ऊपर बेसिस है। ठीक है, ये एक डिफरेंस करता है इन दोनों के सिद्धांतों को। दूसरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज द रिजल्ट इज, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंस है। क्यों? उसका रिजल्ट क्या है? टेकिंग इनिशिएटिव्स, एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इनमें सबसे बेस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर वो क्या होगा कि क्यों मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्या कि वो क्या करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक संगठन का जो रिसोर्सेज है, जो भी उसके क्या बोलते हैं संसाधन है, उनका ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूज़ कर सके, वो करता है। वो किसके थ्रू होता है? वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू, यानी मैनेजमेंट के सिद्धांत लागू करने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक FW टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था, जो अलग से एक पूरा लेक्चर अवेलेबल है मेरा उस पर, इनमें से वो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जब आप पढ़ोगे तब ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये उसकी टेक्निक्स में आता है। यानी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो फंक्शनल फोरमैनशिप आएगा। क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप? 8 लोगों को अपने नीचे फोरमैनशिप रखना, ये सब मैं अपने लेक्चर में बातें कर चुका हूं। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा रेफर कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपन। तो समझ गए, तो विच वन इज नॉट, तो आपको इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको याद होने चाहिए, आपके रटे हुए होने चाहिए, आपको समझा हुआ होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है। उसका प्रिंसिपल नहीं है, उसकी टेक्निक्स है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक बेस्ट वे की जरूरत होगी मैनेजमेंट को। ये कौन सी टेक्निक, विच टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कौन सी टेक्निक डिफाइन की जाती है जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि क्या है, वो क्या है, बेस्ट मेथड। जो मैंने अभी बात करी जस्ट आपको, मैंने कहा ये टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसी टेक्निक्स के अंदर एक दे रखा है टाइम स्टडी, एक फैटिग स्टडी, एक मोशन मेथड स्टडी, एक मोशन स्टडी। तो कौन से इस स्टडी में बताया जाता है कि बेस्ट वे ऑफ तरीका चाहिए कि हम इस टास्क को अचीव कर सके, तो उसका होता है मेथड। यानी हमें तरीका मतलब हमें एक बेस्ट मेथड चाहिए उस टास्क को हासिल करने के लिए, तो किसमें है, मेथड स्टडी में। नेक्स्ट, द बुक द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज रिटन बाय, ये तो सीधी सीधी याद रखने वाली चीज है। द बुक है जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपके साथ, ये अपने क्या नाम है, हेनरी फेयोल ने। किसने लिखी थी? हेनरी फेयोल ने। ये तो सीधी वैसे से याद करने वाली बात है।
14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी किसने दिए थे, वो भी सर आपके हेनरी फेयल जी ने दिए थे। और साइंटिफिक किसने दिया था, वो FW टेलर ने दिया था। FW टेलर कह दो या फेडरिक टेलर कह दो। अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल की बात करते हैं, उनके जो 14 प्रिंसिपल है, डैश शुड फॉलो द 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयल। जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयल के, वो इन लोगों को फॉलो करने चाहिए। किन लोगों को करने चाहिए, तो साहब वो मैनेजर्स लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे किसके लिए है, ये मैनेजमेंट के है। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि मैनेजर है, सुपरवाइजर है, ठीक है, अब्रोर है, या कोई दूसरा आदमी है, मैनेजर कोई भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन लिख सकते हैं, जो भी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, मैनेजर के लिए ही 14 प्रिंसिपल बने हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट है, क्या है, नहीं है, क्या नहीं है, यूनिवर्सल बिल्कुल है, फ्लेक्सिबल बिल्कुल है, बिहेवियर बिल्कुल है, बिहेवियर पे डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है मतलब फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है कि यही होगा, डिपेंड करता है सिचुएशन के सिचुएशन पे, यानी शुद्ध नहीं है, फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो चेंज होते होते रहते हैं, तभी तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल है वो, ठीक है। 9th, ऐसे सॉल्व कैसे किया जाए सर इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है कि आपको थोड़ा सा शांति से इसको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स, मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या प्रोवाइड करते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, पढ़ते आगे, जनरल गाइडलाइंस, मेथड्स एंड प्रोसीजर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या वो लॉ है क्या कोई तरीके का जो रूल्स एंड रेगुलेशन देगा, नहीं। क्या वो रेडीमेड सॉल्यूशन देता है प्रॉब्लम का, नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना अलग अलग सिचुएशन पे। मेथड एंड प्रोसीजर भी किसी भी प्रकार का नहीं बताते, एक सिर्फ जनरल गाइडलाइंस देते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जनरल गाइडलाइंस का एब्सोल्यूट था, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जनरल गाइडलाइंस क्या होता है, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश मीन्स 1 प्लान 1 बॉस, एक बॉस एक ही मालिक एक ही प्लान, 1 प्लान 1 बॉस, वो कौन बताता है, वो होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही बॉस बताएगा, एक ही बॉस डायरेक्शन देगा, बॉस 1 ही होगा, ठीक है, वो ही क्या करेगा, प्लान बताएगा। ऐसे नहीं कि अलग अलग बॉस के अलग अलग प्लान आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और किसी भी प्लान में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे या उसको अचीव नहीं कर पाओगे, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व हार्मोनी एंड टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉय, जब टीम स्पिरिट और हार्मोनी की बात आएगी, अपने एम्प्लॉयज के अंदर डेवलप करनी है आपको, टीम स्पिरिट डेवलप करनी है, उनके अंदर एक उत्साह डेवलप करना है, अपने लोगों के प्रति, एक टीम के प्रति, टीम की वो क्या बोलते हैं भावना जागृत करनी है, हार्मोनी जागृत करनी है, तो वो किस में है, तो अपन ने पढ़ा था एस्पिरिट डी क्रॉप्स, ये क्या है, ये 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है कि एस्पिरिट डी क्रॉप्स, आपको हार्मोनी एंड टीम स्पिरिट अपने डेवलप करनी है अपने एम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एस्पिरिट डी क्रॉप्स, ठीक है, एस्पिरिट डी क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड इज रिलेटेड टू सुपीरियर, आखिर कमांड कौन देता है, सुपीरियर देता है, किसको देता है सर, सबऑर्डिनेट्स को देता है, कौन देता है, सुपीरियर, यानी ऊपर से नीचे कमांड आता है, ठीक है। और ये क्या है, एक ही बॉस होगा यहाँ पे भी और एक ही कमांड होगा, 1 कमांड 1 बॉस, ये समझ लो आप। तो ये क्या बोलता है, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। तो किसके बीच में रिलेटेड होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, मैनेजमेंट वर्कर के बीच में नहीं, प्लान्ड एक्शन नहीं, कॉर्पोरेशन अमंग एम्प्लॉयज नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट, गैंग प्लैंक इज रिलेटेड टू, क्या है गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक मैनेजमेंट का कौन से, कम्युनिकेशन के रिलेटेड एक मैटर है, कम्युनिकेशन के रिलेटेड एक थ्योरी है जिसके तहत उस तरह का कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है जो क्या बोलता है कि सेम लेवल पर अगर मैनेजर हो, अगर मैनेजर सेम लेवल के ऊपर बैठे हो, जैसे मिडिल लेवल पे बात करता हूँ मैं, मिडिल लेवल की बात करता हूँ, मिडिल लेवल पे सेम मैनेजर, एक मैनेजर यहाँ बैठा है, एक मैनेजर इस पोस्ट का, यानी ये मार्केटिंग का है और ये फिनेंस का है, तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर, यानी अपने लेवल में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से और कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं कि हमारा क्या सिस्टम रहेगा, हम किसको लेटर लिखेंगे, फाइनेंस वाला मार्केटिंग को लिख सकता है, मार्केटिंग वाला फाइनेंस से कम्युनिकेशन कर सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, फोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, मैसेंजर कर सकता है, इंस्टाग्राम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपस में, इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक, यानी आपस में भी गैंग बना के ऐसे प्लैंक कर सकते हो, अपनी बात कर सकते हो। तो ये किससे रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल वेयर एज डैश प्रिंसिपल आर रिगिड, रिगिड का मतलब कठोर, रिगिड का मतलब कठोर, तो बोले मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो तो है फ्लेक्सिबल, लेकिन इनके प्रिंसिपल थोड़े कठोर होते हैं। किन के कठोर होते हैं, तो शुरू से मैं बताता जा रहा हूं आपको, प्योर साइंस के, किसके, प्योर साइंस के, यानी साइंस के प्रिंसिपल हमेशा कठोर रहेंगे, बाकी मैनेजमेंट के हमेशा फ्लेक्सिबल रहेंगे।
डैश डिनोट्स कंसेंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी एट द टॉप। जब टॉप लेवल पे ऑथोरिटी कंसेंट्रेट हो जाएगी, यानी उन्हीं के पास ऑथोरिटी रह जाएगी, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं। तो मैं डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन पढ़ा चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब टॉप लेवल पे ही सारी की सारी पावर ऑथोरिटी रह जाएगी तो उसे बोला जाएगा सेंट्रलाइजेशन। क्या बोला जाएगा, सेंट्रलाइजेशन। इसका आंसर वही है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप से नीचे सबऑर्डिनेट्स को पावर डेलीगेट करना, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट। डैश इज द टेक्निक्स इन विच ईच वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय द 8 सुपरवाइजर। मैंने आपको बताया था टेक्निक्स, तो उस टेक्निक्स में था जब एक ही आदमी को सुपरवाइज, एक ही वर्कर को सुपरवाइज 8 सब सुपीरियर्स अगर सुपरवाइज करेंगे उसको अलग अलग हेड के, तो उससे क्या बोला जाता है, उसको फंक्शनल फोरमैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंक्शनल फोरमैन। क्या बोला जाता है, फंक्शनल फोरमैनशिप, जो कि क्या टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जो मैंने शुरू में एक एमसीक्यू भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट। डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पुट्स एम्फेसिस ऑन जुडिशियल एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज बाय द मैनेजमेंट। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं, इन चारों में से इसका आंसर है, वो किस पे भरोसा रखता है, किस पे एम्फेसिस करता है, वो जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज ऑफ बाय द मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर पेनल्टी लगा देती है अगर वो कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाता, या किसी तरीके से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ ले लेती है, या पेनल्टी लगा लेती है कि वो डिसिप्लिनरी जो उसको काम दिया था उस काम को खरा नहीं उतर पाया, यार परफेक्ट नहीं कर पाया, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से डिसिप्लिन वाला काम हो जाता है। जब पेनल्टी आप किसी पे लगा देते हो, आप बाहर जाओगे, आपका चालान फट जाएगा, तो आप हेलमेट पहन के जाओगे, तो एक डिसिप्लिन में चलने के लिए आप पेनल्टी लगाते हो। तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, इसको डिसिप्लिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसिप्लिन्स। मैनेजमेंट का वो पार्ट जिसको जो पेनल्टीज लगाता है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, उसे क्या हो जाता है, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, 18 क्वेश्चन। Principle of management states that there should be a place for everything and everything should be in its place. ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सारी चीज हो, everything, और सारी के सारी चीज उस जगह पे होनी चाहिए। ऐसे कान पकड़ो या ऐसे पकड़ो, एक ही बात है। ऐसी जगह हो जहां सारी चीज हो और सारी चीज एक ही जगह पे, ऐसी जगह पे होनी चाहिए। इसका मतलब एक जगह होनी चाहिए जहां पे सारी चीज होगा। तो ये सब चीज किस में होनी चाहिए, इन ऑर्डर होनी चाहिए, इन एक्यूरेट ऑर्डर होनी चाहिए। तो इसको बोलता है प्रिंसिपल ऑफ, जो 14 प्रिंसिपल पढ़े उसमें एक ऑर्डर भी था कि सारी चीज इन ऑर्डर होनी चाहिए। इन ऑर्डर मतलब ऐसी जगह पे एक परफेक्ट वे में, एक परफेक्ट तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए। राइट, ठीक है। ये वो 14 प्रिंसिपल याद होंगे तो सबके एमसीक्यू आपका इजीली हो जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, किसकी, डिवीजन ऑफ वर्क किसके प्रिंसिपल का था, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी फ्योल। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, उसमें एक डिवीजन ऑफ वर्क भी है। ठीक है। मोशन स्टडी इज यूज्ड बाय, मोशन स्टडी कौन यूज करता था, तो स्टडी का मैंने पहले बताया था, साइंटिफिक, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उनकी ये टेक्निक्स में आता है। किस में आता है, टेक्निक्स में आता है। फंक्शनल फोरमैन, मोशनल, टाइम, फैटिग और मेथड, ये सारे उसमें थे। तो मोशन स्टडी आया, और ये किसमें, फॉर इंप्रूव एफिशिएंसी, ये किसके लिए यूज होता है, इज यूज्ड बाय, किसने यूज किया था मोशन स्टडी को, तो मोशन स्टडी को एफडब्ल्यू टेलर, क्योंकि आके साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, एफडब्ल्यू टेलर ने। तो यूज बाय टेलर फॉर इंप्रूव एफिशिएंसी। एमसीक्यू ऐसे भी बन सकता था, मोशन स्टडी इज यूज्ड बाय फ्रेडरिक टेलर फॉर डैश, और उसके नीचे आपके ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए मोशन स्टडी किसके लिए था, आपके एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज पब्लिश बाय, ये भी एक बुक है, सीधी सीधी याद रखने रटने वाला सवाल है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की बुक किसने पब्लिश की थी, तो पब्लिश बाय पीटर ड्रकर ने। किसने की थी, पीटर एफ ड्रकर ने। ये देखो रटने वाली चीज़ है, ये याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे मैंने धीरे धीरे जैसे एमसीक्यू में आएंगे या मेरे लेक्चर में होंगे, ये सारी बातें मैं करते हुए चलता हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें याद होती रहे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, MBO is used to calculate MBO मैनेजमेंट बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन, या मैनेजमेंट बैलेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, या मैनेजमेंट आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कह सकते हो इसका। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैंने क्लास में इसको डिस्कस भी किया हुआ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा अलग ही फेम में चले गए थे अपन। चलो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स पे मैनेजमेंट कितना खरा उतरता है, इसको सेट करने के लिए, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। एमबीओ कहा जाता है इसको। और एमबीओ किसके लिए आता है, जब अपने किसी ऑब्जेक्टिव, अपने स्टैंडर्ड मैंने बता रखा है, स्टैंडर्ड को किसी एक्चुअल परफॉर्मेंस से आप जब भी
कंपैरिजन करेंगे तो हम किसका कंपैरिजन, परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे। तो दिस एमबीओ इज कैलकुलेट फॉर परफॉर्मेंस, इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए एमबीओ का यूज करते हैं, एमबीओ जैसे टर्म्स का यूज करते हैं जिसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, राइट। तो यहां तक अपने सारे सवाल थे, क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे जो मैंने कर दिए, राइट। और ये पूरे 1 से लेके 22 तक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आई होप मेरी जितनी भी एमसीक्यू सीरीज है वो आपके कार्य आ रही होगी, काम आ रही होगी। और कमेंट कीजिएगा, अपना प्यार दर्शाएगा, मैं और भी एमसीक्यू सीरीज इसके साथ लाता रहूँगा और आपके एग्जाम से अवेलेबल आपको प्रिपरेशन अच्छा करवा दूंगा, ठीक है। सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। तो एक हमारी तरफ से आपके लिए एक सौगात है कि हम सब चीज़ें क्या रखेंगे, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बच्चा नहीं खरीद रहा है या नहीं खरीद पा रहा है या कोई कारणवश और उसको लगता है टाइम नहीं है, या खरीद भी लिया कई लोगों ने पर उनके पास टाइम नहीं होता, तो एक एमसीक्यू सीरीज है जो साथ में चलता रहता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास नई सीरीज नई टॉपिक के साथ।